एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में कहता है द साउंड वेव्स emitted by a stationary source at a constant frequency f0। तो यहाँ पे स्टेशनरी सोर्स के बारे में कहा गया है कि वो साउंड जो है एमिट करता है और उसका फ्रीक्वेंसी है f0, आर रिफ्लेक्टेड बाय टू कार्स अप्रोचिंग द सोर्स। ठीक है, एन ऑब्जर्वर लोकेटेड एट द सोर्स observes the difference between the apparent frequencies of sound reflected from the cars as 0.012 f0. What is the difference in the speeds of the car to the nearest integer? Assume that the car moving at constant speeds are much smaller than the speed of sound, which is 330 meter per second. तो सवाल आपको समझ में आ चुका है। अब इस सवाल को एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आई होप आप ऐसे ही डायग्राम बनाकर इस सवाल को सॉल्व करें, जिससे गलती के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं। तो यहां हमारे पास एक साउंड का सोर्स है और ये साउंड का सोर्स साउंड इमिट करता है हर डायरेक्शन में। एक कार है हमारे पास, यहां कार नंबर 1 कह देता हूं इसे, और इसे कह देता हूं कार नंबर 2। ये दोनों जो कार हैं अप्रोच कर रही हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, बिकॉज डिफरेंस इन द वेलोसिटी, डिफरेंस इन द स्पीड्स ही आपसे पूछा गया है। तो ये v2 है और यहां पे जो स्पीड है इस कार की वो v1 के बराबर है। एक ऑब्जर्वर जो यहां पर बैठकर सुन रहा है उन फ्रीक्वेंसीज को जो टकरा के आ रही हैं वापस। तो यहां से साउंड जा रहा है इस तरीके से और टकरा के वापस साउंड यहां से आ रहा है, और ये वाला जो साउंड जब इसके कान में पड़ेगा तो कुछ फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देने वाली है। और सिमिलरली यहां से साउंड सोर्स से इस ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जर्वर के कान में पड़ेगा तो उसको कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देने वाली है। ठीक है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली फ्रीक्वेंसी और यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें दिया है 0.012 f0 के बराबर। तो आपसे कार की स्पीड में डिफरेंस पूछा गया है। तो मैं जानता हूं फॉर्मूला, पहले मैं निकालता हूं कि ये साउंड जब यहां पहुंचेगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन कार मैं डॉपलर इफेक्ट से निकालने वाला हूं। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है f0, साउंड का जो स्पीड है वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे vs के बराबर है और यहां भी vs के बराबर है, प्लस माइनस। अब ऊपर आता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर है, ये पास आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसे प्लस में आएगा आपके पास v2 और सोर्स जो है रेस्ट पर है तो आ जाएगा 0। तो इतनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है कार पर। अब ये फ्रीक्वेंसी जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो मुझे निकालना है कि रिफ्लेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो कितनी होगी। होने वाली है vf0 vs प्लस v2 डिवाइडेड बाय vs। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है यहां से निकल रही है। अब ये सोर्स का काम करेगा, ये ऑब्जर्वर का काम करेगा, समझ गए ना? क्योंकि साउंड यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस यहां पहुंच रहा है तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि साउंड का सोर्स जो है वो एक कार है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा vs, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है 0, तो यहां आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा vs माइनस v2। तो यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है f2, मैं लिख देता हूं f2 इज द फ्रीक्वेंसी जो इसको टकराकर सुनाई दे रही है इस कार से, इज इक्वल टू f0 vs प्लस v2 और नीचे आ जाएगा आपके पास vs माइनस v2। सिमिलरली मैं इस कार के लिए लिख सकता हूं, बिकॉज ये वाली कार भी इसको अप्रोच कर रही है, ये वाली कार भी इसको अप्रोच कर रही थी, तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूं
कि जो F1 आपको मिलने वाला है दैट विल बी इक्वल टू F0, बस यहाँ पे V2 की जगह V1 लगा दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। Vs माइनस प्लस V1 डिवाइडेड बाय Vs माइनस V1। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस हमें दिया हुआ है और उससे ही हमें डिफरेंस निकालना है V2 और V1 का कितना होगा। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को यदि हम माइनस कर देंगे, यदि मैं इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को माइनस कर देता हूं F2 माइनस F1, तो आपको मिलता है क्या? F0 Vs प्लस V2 डिवाइडेड बाय Vs माइनस V2 माइनस में Vs प्लस V1 और यहां जाए आपके पास Vs माइनस V1। अब नीचे एलसीएम ले लीजिए, Vs माइनस V2 और यहां आ जाएगा आपके पास Vs माइनस V1। मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से एलसीएम ले लिया हमने, डिवाइड करेंगे इस पूरे से तो आपको मिलेगा Vs प्लस V2 और यहां आ जाएगा आपके पास Vs माइनस V1 और यहां आ जाएगा आपके पास Vs प्लस V1 और आपको मिलेगा यहां से Vs माइनस V2। ठीक, ये आपको एक्सप्रेशन मिलने वाला है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा Vs का स्क्वायर माइनस V1 Vs प्लस V2 Vs माइनस ऑफ V1 V2। यहां मिलेगा आपको माइनस ऑफ Vs का स्क्वायर और प्लस में V2 Vs और यहां मिलेगा माइनस में V1 इंटू Vs और यहां मिलेगा आपको प्लस में V1 इंटू V2 और नीचे डिनोमिनेटर में आपको मिलने वाला है दिस Vs माइनस V2 और यहां जाएगा आपके पास Vs माइनस V1। यहाँ पे F0 तो लगा ही हुआ है, F0 यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी विच इज ऑलरेडी गिवन 0.012 इंटू F0 के बराबर। तो यहाँ Vs स्क्वायर से Vs स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और V1 V2 से V1 V2 कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे बचा आपके पास V1 Vs और यहाँ पे बचा आपके पास माइनस V1 Vs, यहाँ पे V2 Vs, यहाँ पे V2 Vs। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम्स Vs कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से V2 माइनस V1 और नीचे आपको मिलेगा Vs माइनस V2 Vs माइनस V1। अब क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानना है कि ये जो कार की स्पीड्स हैं वो काफी ज्यादा छोटी हैं एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन में इनकी स्पीड को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे Vs माइनस V2 को Vs लिख देता हूँ और इसको भी Vs लिख देता हूँ, तो Vs स्क्वायर आपको मिल जाएगा एंड F0 से F0 चला गया तो आपको मिलेगा 0.012 के बराबर। तो Vs से एक Vs कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिलता है यहाँ पे 2 टाइम्स डेल्टा V डिवाइडेड बाय ये आपके पास कितना है Vs स्पीड ऑफ साउंड। तो बस सॉल्व कर लीजिए, आपको डेल्टा V की वैल्यू मिल जाती है 0.012। ये जो स्पीड की साउंड की स्पीड है वो 330 है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 2 और क्योंकि हमें आंसर मीटर पर सेकंड में मिलेगा, पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो आप यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो नियरेस्ट इंटीजर आपको मिलता है वो मिलता है 7 के बराबर। तो ये कुछ ऐसा मिलता है आपको 1.98 इंटू, भूल गया मैं, मतलब आंसर जो है वो 7 के पास आता है, बहुत करीब। तो उसके सबसे नियरेस्ट इंटीजर 7 है तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये 3.6 है, ये 0.006 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है।
ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है, मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स हैं, और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है कि इन XY प्लेन द रीजन y ग्रेटर देन 0, रीजन y ग्रेटर देन 0 यानी कि ऐसा रीजन जहां पे y कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 k कैप, एंड द रीजन y लेस देन 0 has another uniform magnetic field B2 k cap. A positively charged particle is projected from the origin along the positive y-axis with speed of pi meter per second at t is equals to 0, as shown in the figure. Neglect gravity in this problem and let t is equals to capital T be the time when the particle crosses the x-axis from below the first time, and if B2 is equals to 4 times B1, the average speed of the particle in meter per second along the positive x-axis in the time interval capital T is equal to. सवाल एक बार समझ लेते हैं, आपको मैं एक बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर समझा देता हूं कि कहना क्या चाहते हैं सवाल में। तो हमारे पास दो रीजन है, एक रीजन है हमारे पास ये जो येलो कलर से बना है, दूसरा रीजन है ये जो ये बीच कलर से बनाया हुआ है। तो इन दोनों रीजन्स में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। यहां पे है बेटा B1 के बराबर, अच्छा येलो ही पेन ले लिया क्या, तो यहां कुछ ऐसे है सिचुएशन, यहां मैग्नेटिक फील्ड है B1 के बराबर, यहां मैग्नेटिक फील्ड है B2 के बराबर, और हमें इनके बीच में रिलेशन भी दिया हुआ है कि B2 जो है वो 4 टाइम्स B1 के बराबर है। तो ये B2 जो है 4 टाइम्स B1 के बराबर है, तो मैं मान लेता हूं B1 को B0 के बराबर, इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूं, B0 के बराबर। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 4 B0 के बराबर। दोनों ही जगह मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो समान है, वो है बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी, और बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी।
ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। तो देख सकते हैं कि इस येलो रीजन में हमेशा y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव आने वाली है। ठीक बात, यही सवाल में आपसे कहा गया था। अब इस एक पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास, उसको v0 स्पीड यानी कि पाई मीटर पर सेकंड स्पीड से पॉजिटिव y डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे पार्टिकल है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है ऊपर की तरफ। हम अभी सिर्फ पाथ देख रहे हैं कि कैसे कैसे मूव करेगा, उसके बाद सवाल से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमें सवाल तो पता ही नहीं है कि क्या पूछा है, कैसे निकालेंगे। बस वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो पार्टिकल को फेंका जाता है पॉजिटिव y डायरेक्शन में। अब हम जानते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसका पाथ, उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो q v क्रॉस b से दिया जाता है। तो फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा होगा दैट विल बी गिवन बाय q v क्रॉस b। तो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, सो v क्रॉस b आ रहा है इस तरफ। तो यानी कि जो इसका पाथ है वो होने वाला है इस तरीके से। इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक सेमी सर्कुलर जो है सबटेंड कर रहा होगा। इस तरीके से सेमी सर्कुलर पाथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये यदि ऐसे गया है तो ये ऐसे ही नीचे की तरफ एंटर करेगा। अब हम एक बात और जानते हैं कि रेडियस जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है जिस रेडियस में, वो होता है mv/qb। मास इसका चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की, चार्ज सेम है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना कर दिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे बढ़ाएंगे तो चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जब ये ज्यादा स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसका रेडियस घट जाएगा, और कितना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। तो इसका रेडियस यदि r है तो इसका रेडियस जो है वो r/4 हो जाएगा। इसका पाथ जो है कुछ इस तरीके से होने वाला है। और यही आपसे पूछा गया है सवाल में कि जब पार्टिकल पॉजिटिव x एक्सिस को क्रॉस करेगा नीचे से पहली बार, देखिए अब इसका जो पाथ है वो ऐसे ही होगा कि अब ये बड़ी रेडियस में घूमेगा, फिर छोटी रेडियस में घूमेगा। तो पहली बार ये क्रॉस कर रहा है x एक्सिस को, वो है यहाँ पर। तो आपको पूछा गया है कि जो टाइम लगा है इतना करने में वो कैपिटल T के बराबर है। t बराबर 0 पे यहाँ था और t बराबर कैपिटल T पे यहाँ आ चुका है। तो बताइए इस पूरे टाइम इंटरवल में पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितना एवरेज स्पीड इसका रहा है, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां मैं एक बार लिख देता हूं कि क्या पूछा है। आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव x के डायरेक्शन में कितना मूव किया है, s + x डिवाइडेड बाय टाइम, उसको लगा है कैपिटल T। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इफेक्टिवली पॉजिटिव x के डायरेक्शन में कितना वो डिस्टेंस चला है। तो यहाँ मैं रेडियस मान लेता हूँ इसे 2 कैपिटल R। तो ये रेडियस, ये डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल r। ठीक है, और तो ये वाला जो डिस्टेंस इसने इफेक्टिवली चला है पॉजिटिव x डायरेक्शन में वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r। 2 टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो यहां से आप इसे लिख दीजिए, यहां से आप इसे लिख दीजिए दैट 2 टाइम्स कैपिटल R which is mv divided by q b0 minus of mv divided by q times 4b0। ये हो गया आपके पास डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस डिवाइड बाय टाइम टेकन। देखिए इसका जो पाथ है वो ऐसे रहा है, ऐसे गया है वो सेमी सर्कल के अलोंग और फिर आया सेमी सर्कल के अलोंग और कांस्टेंट स्पीड पाई से मूव कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट पाई इंटू कैपिटल R प्लस पाई इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय ये टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, डिवाइडेड बाय कितना स्पीड से मूव कर रहा है, वो पाई की स्पीड से मूव कर रहा है। तो पाई 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 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहां से रिजल्ट मिल जाएगा 2 टाइम्स mv/qb0 को कॉमन ले लीजिए ऊपर से, ऊपर मिल जाएगा आपको 1 - 1/4 और नीचे आपको मिलेगा r प्लस कैपिटल R। तो नीचे भी कॉमन आ जाएगा आपके पास mv/qb0 और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 + 1/4। तो ये आपके पास है क्या, एवरेज स्पीड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, एवरेज स्पीड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ mv/qb0 से mv/qb0 कैंसिल आउट हो जाता है और आपको मिलता है यहाँ पे 2 टाइम्स 3/4 डिवाइडेड बाय 5/4। 4 से 4 चला गया, आपको मिल जाता है 6/5 और ये हो गया आपके पास 1.2 के बराबर।
सो 1.2 हमारा आंसर हमें मिल जाता है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 1.2 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्टिकल P इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एक साथ दिए हुए हैं, एक एक करके समझिए कि क्या क्या दिया है। एक पार्टिकल हमारे पास है, पार्टिकल P, और उसको प्रोजेक्ट किया है एक पॉइंट से ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। एक दूसरा पार्टिकल Q साइमल्टेनियसली रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम द सेम पोजीशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। P and Q collide on the inclined plane after t is equals to 4 seconds. Find the speed of projection in meter per second. तो आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बताना है कि पार्टिकल P का कितना रहा होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री के बराबर, जो डायग्राम में दिया हुआ है। तो एक बार समझ लेते हैं सिचुएशन को और क्लियरली फील ले आते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक बेंच है, कह सकते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है रियल लाइफ का, और ये मान रहे हैं कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन में कि ये बिल्कुल स्मूथ है। बिल्कुल कैसा है? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर P, एक पार्टिकल है पार्टिकल नंबर P, और दूसरा हमारे पास पार्टिकल है पार्टिकल नंबर Q। ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर इनको रखा गया है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, दिख रहा है ना, 60 डिग्री है, ये P है और ये Q है। तो Q को तो रिलीज कर देते हैं हम एज इट इज, Q को रिलीज कर देते हैं। तो हम जानते हैं Q का जो मोशन है वो इस तरीके से होने वाला है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इस तरीके से। और मैं मान लेता हूं कि 4 सेकंड में ये Q यहां से पहुंच जाता है यहां पर, Q जो है पहुंच जाता है यहां पर, और ये कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से ये किसके बराबर है, s के बराबर मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं। ठीक है, s के बराबर इस डिस्टेंस को मान लेता हूं, और साइमल्टेनियसली हम P पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, और ये भी 4 सेकंड के बाद आके गिरता है ऐसे, ये भी 4 सेकंड के बाद आके गिरता है ऐसे, और ये दोनों जो है हम कह देते हैं कि ये कोलाइड कर जाते हैं 4 सेकंड पर। यहाँ पे टाइम t बराबर 0 है और यहाँ पे टाइम t बराबर 4 है। 4 सेकंड के बाद P पार्टिकल Q पार्टिकल से कोलाइड हो जाता है। तो हमें बताना है कि इसकी स्पीड प्रोजेक्शन के समय कितनी रही होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी आपके पास इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्शन के सवाल आते हैं तो उनमें हम जानते हैं क्या, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट किए जाते हैं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं कि जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इंक्लाइन के अलोंग माने जाते हैं। मतलब ये हुआ कि मैं मान रहा हूं कि पार्टिकल की हमारे लिए एक्स एक्सिस जो है वो ये वाली लाइन है, और जो वाई एक्सिस है वो ये वाली लाइन है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके दो कंपोनेंट यदि मैं करूं, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा इसका g sin थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा कितना, g cos थीटा, g cos थीटा। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट हो जाते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में x के अलोंग हो जाता है g sin थीटा, y के अलोंग हो जाता है g cos थीटा। ठीक है, कंपोनेंट समझ गए। अब हमें क्या देखना है कि जो टाइम लगा है पार्टिकल P को वो यहां से यहां तक जाने में 4 सेकंड के बराबर लगा है। तो यदि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होता है, तो वो आता है हमारे पास 2 times v0 डिवाइडेड बाय u g cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अभी फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आपको लगाना है। देखिए, जो जनरल फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, जनरल फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर इंक्लाइन प्लेन, कैसा भी इंक्लाइन हो, चाहे ग्राउंड की बात कर रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 times इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी v0 है। मान लीजिए किसी एंगल से इसको फेंकते तो हम वो कंपोनेंट लेते जो y एक्सिस के अलोंग है। सो 2 times वेलोसिटी इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है हमारे पास, g cos थीटा के बराबर है, तो नीचे लिख दिया है g cos थीटा। अब ये जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है किसके बराबर हमें पुट करना है, 4 सेकंड के बराबर पुट करना है।
तो आपको मिल जाता है 2 टाइम्स v0 डिवाइडेड बाय g का वैल्यू होता है 10 और cos 60 होता है 1/2 और ये किसके बराबर दिया है, 4 के बराबर दिया हुआ है। तो 2 से ये चला गया 5 बार, 2 से ये चला गया 2 बार, तो v0 की वैल्यू आपको मिल जाती है 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया होगा जिससे कि ये 4 सेकंड पर आकर कोलाइड हो जाए उस पार्टिकल नंबर Q से, ठीक बात।